हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीआई मैन। और अपने प्रोजेक्ट के हम सेकंड फेज में आज आ चुके हैं, जहां हम बात करने वाले सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग एंड टू एंड एंटरप्राइज लेवल पे कैसे हम एक डेटा सोर्स से बीआरडी बनाते हैं और बीआरडी के बाद हम डेटा इंपोर्ट करते हैं अलग अलग डेटा सोर्स से। फिर हम सारा रिपोर्ट डेवलप करते हैं, पब्लिश करते हैं और फाइनली यूजर्स के साथ शेयर करते हैं। सारा कुछ देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंटास्टिक वीडियो होने वाला है। ये हमने आपको ऑलरेडी ये पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, आगे 2-3 पार्ट जो भी बनाने वाले हैं इसके। ये आपको बहुत ही यूनिक वीडियो मिलने वाला है, जहां आप एंटरप्राइज लेवल पे एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो देखेंगे। सबसे पहले हम बीआरडी की बात करेंगे। देखिए, कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप डेटा इंपोर्ट करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं पावर बीआई पे। पहले आपको बिजनेस समझना पड़ता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है आपका। तो प्रोजेक्ट के डिटेल्स जहाँ पे होते हैं उसे ही हम बीआरडी बोलते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या होते हैं सर इसके अंदर जो बिजनेस एनालिस्ट बैठते हैं क्लाइंट के साथ, उनका रिक्वायरमेंट समझते हैं, वो सारा कुछ नोट डाउन करते हैं। आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे इसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, फिर स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, है ना। जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर देखने वाले हैं, सेल्स हेड देखने वाले हैं, ऑपरेशंस हेड देखने वाले हैं। डेटा सोर्स क्या क्या होगा हमारा, तो सेल्स का ट्रांजेक्शंस, बजट, सेल्स फोरकास्ट, इन्वेंटरी। देखेंगे कितने सारे फैक्ट टेबल्स के भी डिटेल्स दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, कि इतने सारे फैक्ट टेबल्स हैं। जब तक अभी तक आपने शायद एक फैक्ट टेबल या 2 फैक्ट टेबल पे काम किया होगा, अभी हमारे पास 6-7 हैं। इतने सारे डायमेंशन टेबल हैं, राइट। और फिर ये केपीआईज कुछ हैं। तो जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, तो ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन आपको ये मिलता है। तो इसको ही आप पहले स्टडी करते हैं ग्रुप में, टीम के साथ। उसके बाद डेवलपमेंट पार्ट के लिए सोचते हैं। वो भी हम दिखाएंगे कैसे आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सारा कुछ ब्लूप्रिंट बनाते हैं मीन्स क्या कहने का मतलब है कि आप फैक्ट डायमेंशन टेबल को लेते हैं और फिर इसको मैपिंग करते हैं, फिर आप जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो के साथ स्टिक रहना है। आप आराम से एन्जॉय करते हुए इस वीडियो को दिखाइए। जो जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ वो स्टेप बहुत ही आसान होगा। अगर आपने कभी वीडियो देखा नहीं है, पावर बीआई के बारे में ज़्यादा नहीं बेसिक पता है, तो भी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। क्या क्या करने वाले हैं, हमारे डेटा सोर्स क्या होगा। डेफिनेटली एक तो होगा हमारा एक्सेल, रहेगा ही रहेगा। फिर हमने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का लिया है। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन मिल जाएगा। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो जनरली पूछते हैं आपसे कि डेटा सोर्स क्या क्या यूज़ किया आपने। तो आप जनरली अभी क्या होता है कि आप एक्सेल पे ही ज़्यादा टाइम काम करते हैं सीखने टाइम में, और ये नॉर्मल सी बात है। तो हम इस वीडियो में जानबूझकर आपके लिए एक डेटाबेस को भी यूज़ किया है कि जिससे आपको इंटरफेस का आइडिया हो जाएगा, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे डेटा, इसमें कैसे हम डेटा लाएंगे एक्सेल, वो भी हमने आपके लिए रखा हुआ है कि आपको पता चल जाएगा। तो डेटा सोर्स में हमारा एसक्यूएल सर्वर भी हो गया, और यहाँ पे हम एक्सेल भी यूज़ करेंगे। डोंट वरी, अगर आपके पास नहीं है SQL सर्वर या अभी आप नहीं सीखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्सेल में ही डेटा प्रोवाइड कराएंगे। आप इंपोर्ट करने के बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बस एक प्रोसेस अलग होगा, इसका इंपोर्ट करने का तरीका, और बाकी सब सेम है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे बजट का है, फोरकास्ट है, इंक्रीमेंटल, ये पहले हमने ऑलरेडी कवर किया तो इसमें हम नहीं लेंगे। इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, एसओपी और सेल्स, एंड ये सेल्स भी हमने पहले किया। इतने सारे टेबल ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया, लेकिन हमने आपके लिए कुछ और टेबल्स रखे हैं। देखेंगे अगर आप यहाँ पे हम बीआरडी में आ जाते हैं और बीआरडी के नीचे जाएंगे तो ये फैक्ट सेल्स है ना, तो इसमें हमने कुछ शिपमेंट और रिटर्न 2 रखा हुआ है, ये सिखाने के लिए कि हम एसक्यूएल डेटाबेस में इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं। जस्ट 7 to 10 क्लिक्स में हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले मैं आपको बीआरडी समझाता हूँ। तो बीआरडी मैंने पढ़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम लेंगे इसको पढ़ने में, साथ साथ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने पढ़ लिया है, आपको हम ये प्रोवाइड करा देंगे डेटा सेट लिंक में, आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। हम मोटा मोटा समझाते हैं। तो फैक्ट सेल्स हमारे पास ये हैं, और डायमेंशन टेबल ये हैं, इतने सारे हैं, और केपीआईज हमें ये निकालने हैं, ठीक है। डैशबोर्ड का रिक्वायरमेंट किनको है, तो ये हाई लेवल का एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बनेगा, एक सेल्स डैशबोर्ड बनेगा, और ऑपरेशंस का भी डैशबोर्ड बनेगा, ठीक है। डेटा मॉडलिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है कि हमें स्टार स्कीमा स्ट्रक्चर चाहिए। फैक्ट टेबल शुड कनेक्ट विद द डायमेंशंस, इन्होंने बताया है, और डायमेंशन शुड सपोर्ट, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट डायमेंशन शुड सपोर्ट टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस, ये, और इतना ये मैं बताऊंगा जब हम लोग मॉडलिंग पार्ट में आएंगे, ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। लेकिन आप ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना कि ऐसे ही हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं अपने मॉडल को। फिर डेक्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, वो ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है कि आपको ये यूज़ करके कुछ निकालना है।
और ये कुछ फंक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, तो हम इतना डिटेल में बीआरडी अभी नहीं जाते, ये आपको पढ़ना है। हम क्या क्या करने वाले, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फैक्ट टेबल्स और डायमेंशंस टेबल्स को मैपिंग करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, और फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा मॉडलिंग कैसे होने वाला है। तो हमने क्या किया, इस फैक्ट टेबल को और डायमेंशन टेबल को इस पीपीटी में हम ले आए। ठीक है, यही है, आपको दिख रहा है। ओके, अभी हमने क्या किया, इस फैक्ट टेबल के अंदर जितने सारे कॉलम्स हैं वो हमने लिख लिए। देखो, आप सही तरीके से समझो कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो। उससे पहले आप कैसे ड्यू डिलिजेंस, क्या क्या देखते हो, क्या क्या समझते हो। डायरेक्टली हम लोग नहीं चले जाते हैं, तो आपको शायद मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो फैक्ट सेल्स के जितने कॉलम्स हैं हमने लिख लिए, फैक्ट टेबल के बजट्स, फोरकास्ट, सब कुछ लिख लिया हमने। ठीक है, एक आप देख रहे होंगे फैक्ट रिटर्न, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमने खाली रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने डायमेंशंस टेबल्स के टेबल के नाम लिखे हैं यहाँ पे, उसके अंदर जो जो कॉलम्स हैं वो रखे हैं, और एक हमने छोड़ रखा है कि ये चीज़ हम बनाते कैसे हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि आप प्रैक्टिस के दौरान खुद से कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए फैक्ट रिटर्न्स, इसके ये हम कॉलम नेम कैसे लाएंगे। तो हमारा फैक्ट रिटर्न जो भी फैक्ट टेबल है, हमने क्या किया है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमारे सारे टेबल्स आ चुके हैं, राइट। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास ये फैक्ट रिटर्न, तो फैक्ट रिटर्न इसमें है नहीं। ठीक है, फैक्ट रिटर्न लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, जो TBM है ये हमारा डेटाबेस का नाम है, और इस डेटाबेस के अंदर ये सारे टेबल्स हैं। तो हमें फैक्ट रिटर्न वाला टेबल लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट के बाद ये टास्क दिख रहा है, टास्क में जाएंगे तो नीचे थर्ड ऑप्शन इंपोर्ट फ्लैट फाइल्स, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देगा नेक्स्ट का। ठीक है, तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ब्राउज लोकेशंस यहाँ पे जाएंगे, और आपके पास जो भी फाइल्स होंगे, ध्यान रखिएगा ये CSV फाइल है, तो हमें कौन सा लाना है, हमें लाना है रिटर्न, रिटर्न वाला लाना है ना। तो रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक्सेल में है तो ध्यान रखिएगा डेटा टाइप्स ऑल करेंगे तभी एक्सेल दिखाएगा, वरना सिर्फ CSV फाइल आपके अंदर जो होगा वही दिखाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो उसे आप CSV में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर करिए काम, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस एक्सेल प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे ये नाम है, अगर आप नाम रखना चाहते हैं कुछ अलग तो लिख सकते हैं, हमने सेम नाम रखा है। और ये schema.dbo इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जाता है, वो कुछ करना नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करना हूँ। फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखाएगा इसके अंदर क्या क्या है, कुछ नहीं करना, देख लेना। फिर नेक्स्ट में देखना है कि आपके अंदर क्या क्या है। पूछ रहा है कि कौन सा, किसी को आप प्राइमरी की करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं फैक्ट टेबल में तो प्राइमरी की होता नहीं, उसमें तो हम फॉरेन की रखते हैं, प्राइमरी की हमारे डायमेंशंस टेबल में होते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना इसमें, हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद फिनिश, जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस दिखा है, क्लोज। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न टेबल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, आपको एक बार रिफ्रेश करना है, ये बटन दिख रहा है रिफ्रेश का, आपने रिफ्रेश किया, अब आप टेबल पे आइए, तो यहाँ पे आपको रिटर्न दिखने लग जाएंगे। टेबल से अभी एक्सपैंडिंग हो रहा है। याद रखिएगा जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरे केस में आई थिंक पुअर है। इतना टाइम तो लगता नहीं है टेबल लोड होने में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, रियल एक्सपीरियंस फील कराना था, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मुझे भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। होपफुली ये हो जाना चाहिए। बाकी अभी जस्ट देखते हैं। हाँ, तो टेबल्स में हम क्लिक करते हैं, और टेबल्स क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर ये रिटर्न, राइट। कैसे इसको करेंगे, ओके, नहीं ये 2 प्रेस करने से ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न टेबल दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब सर इस रिटर्न टेबल का मुझे कॉलम नेम देखना है, तो हमने एक क्वेरी लिखा हुआ है, देखिए ये याद रखिएगा। पहले यूज़ TBM किया हमने। यूज़ TBM आप सब जानते होंगे, बेसिक SQL जानते होंगे। इस TBM मतलब इस डेटाबेस के अंदर आने के लिए हमने पहले यूज़ वाला कमांड किया, फिर हमने क्या किया, सेलेक्ट कॉलम नेम, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इनका ये SQL स्टेटमेंट है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन देखना है। देखिए अभी मैं SQL का डिटेल कुछ बता नहीं रहा हूँ, जस्ट बेसिक कैसे हम चेक करते हैं वो बता रहे हैं। बाकी जब हम SQL का वीडियो लाएंगे तो फिर आपको डिटेल बताएंगे। तो अभी हमने बजट एंड SOP का टेबल का देखा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम रिटर्न, यही नाम है ना हमारा रिटर्न, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिटर्न, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, आर कैप में, ठीक है, और फिर हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो अब आप देखेंगे ये रिटर्न के जो भी हैं कॉलम्स हमारे पास नाम आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करके, और हम अपने PPT में आ जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करते ही हमारे पास ये सारे आ गए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे इसे मैपिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले आएंगे, और अगर आप चाहते हैं तो इसको
फॉर्मेट पैन में जाके और इसका भी फॉर्मेट सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सर कर लिया। इस टेबल का नाम ले आए, जो भी कॉलम का नेम था, कहाँ से, डेटाबेस से। अब ये वाला कैसे लाए, तो ये डिम ट्रांसपोर्ट हमने किया हुआ ना, तो हमारा जो भी टेबल्स है वो यहाँ पे है, डायमेंशंस टेबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें लाना है इस कॉलम का नाम, तो हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कहीं भी सेल पे आप क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ पेस्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जाइए यहाँ पे और पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपोज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वर्टिकल में दिखने लगेगा। तो सिंपली इसे Ctrl+C करिए और वापस हम आ जाएंगे पीपीटी पे और यहाँ पे Ctrl+V करेंगे। थोड़ा सा इसे चौड़ाई इसका बढ़ाएंगे, विड्थ, और यहाँ पे इसे हम ले आएंगे। क्लियर? तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया। हमने इसी तरीके से ये सारा लाया था इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमें कम लगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ऐसा हमने क्यों किया। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे KPIs दे रखे हैं। KPIs क्या दे रखे हैं कि हमें क्या क्या निकालना है, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, बजट अचीवमेंट, फोरकास्ट एक्यूरेसी, इन्वेंट्री, वन टाइम डिलीवरी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, रिटर्न और कस्टमर की प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये बहुत सारे KPIs हैं लिखे हुए, बहुत सारे हम साथ में भी निकालेंगे जो एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल में लगता है। तो ये सारे लिखे हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे रीड आउट किया है क्योंकि हमने ये डेटा बनाया, मुझे पता है। आप इसे पहले रीड आउट करेंगे तो मुझे पता है कि इस डेटा के अंदर क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जब प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको तो बहुत कुछ पता नहीं है, तो आप इस तरीके से पहले एक PPT में या पेन और पेपर पे भी आप कर सकते हैं ये काम। बट PPT पे क्योंकि हम इसे डॉक्यूमेंटेड करते हैं ऑफिशियली और इसे हमें फ्यूचर के लिए रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हमने कैसे मॉडलिंग किया, क्या क्या कॉलम्स थे, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली आपको PPT में या वर्ड फाइल में भी कर सकते हैं आप, या कोई और अलग आपका कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है। तो हम तो सेल्स वाले टेबल से ही निकालेंगे टोटल सेल्स, करेक्ट। तो टोटल सेल्स के लिए सबसे पहले पता है कि हमारे पास एक डायमेंशन मास्टर डेट होता है, तो हमारे पास डेट है। देखो डेट टेबल यहाँ दे रखा हुआ है, लेकिन हम लोग खुद से बनाएंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताऊँगा भी कैसे बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डेट की है ना, ये डेट की से हम यहाँ पे एक रिलेशन बना लेंगे इस टेबल से। कैसे होगा, ये होगा 1 और ये होगा मैनी। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, ये मॉडलिंग का बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल है जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, और ये स्टार स्कीमा का एक्चुअली बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। आई थिंक आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा आपने अभी तक नहीं किया होगा प्रॉब्ली। अगर आपने किया है ऐसा कुछ काम तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर नया है तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप नया सीख रहे हो, कि मुझे समझ में आएगा कि यार मैं कुछ आप लोगों के लिए यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो यूज़फुल है। ओके, अभी प्रोडक्ट की भी देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो जनरली आप देखेंगे कि जो मेन फैक्ट सेल्स टेबल है ना, वहाँ पे सारे कीज होते हैं। तो ये प्रोडक्ट की क्या है, वन साइड, और ये डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, और इधर होगा मैनी साइड। तो जो डायमेंशन टेबल में होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की, और यही कीज जो फैक्ट टेबल्स में होते हैं उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा। और डायरेक्शन कैसे होता है, ये डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल होता है। तो ऐसे हमने मैप करा लिया। अब हम देखेंगे कस्टमर की, तो कस्टमर की का भी रिलेशन यहाँ से है, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 1 होगा, फ्लो ऐसे होगा, और यहाँ पे कस्टमर ऐसे होगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। देखिए हम अभी जो आपको वीडियो में बता रहे हैं ना, ये हमने बहुत प्रैक्टिस नहीं किया है, मुझे पता नहीं है कि आगे हम कैसे कैसे इसे करने वाले हैं। ये एग्जैक्टली लाइव तो वीडियो नहीं है, बट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइव ही है। मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ नहीं एडिटिंग में, आप सबको पता है, सिंगल टेक में जो हो जाता है वो आपको मेरे बताने के तरीके से समझ में ही आ रहा होगा। तो जब हम एक्चुअली रियल टाइम में भी काम करते हैं ना, तो बहुत परफेक्ट नहीं होता, ऐसा कोई परफेक्शन नहीं होता। हम कई बार डेस्क भी गलत लिखते हैं, कई बार मॉडलिंग जनरली सही होता है, बट कई बार हमें ट्विक करना पड़ता है जब रिजल्ट सही नहीं आता है। तो बिल्कुल वही आपको मैं प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपको रियल लर्निंग मिल रहा है कि हम कैसे करते हैं। तो मैं कई बार हो सकता है गलती करूँगा, अगर गलती करूँगा आपको दिखता है, नोटिसेबल है, तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं उसे ठीक कर लूँगा। क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो वन साइडेड है ना, तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है अपने साइड से। हो सकता है मैं बीच में मिस्टेक करूँ, अगर आपको वो चीज़ पता है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम बीच में गलती करेंगे, उसे ठीक भी करेंगे, तो ये रियल लर्निंग होगा आप सबके लिए। अब रीजनल की का देखेंगे, इसमें कोई की नहीं है। रीजनल की का आप देखेंगे तो यहाँ पे फैक्ट फोरकास्ट में एक रीजन है और ये फैक्ट में भी रीजन है। तो यहाँ हम देखते हैं एक्चुअली हमारे पास डेटा कैसा है, तो हम इस तरीके से मैपिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब आते हैं सेल्स पर्सन की। सेल्स पर्सन की कहाँ होना चाहिए, तो ये फैक्ट सेल्स में, क्योंकि हम हर सेल्स
पर्सन की के हिसाब से तो उसका डिटेल निकालेंगे, राइट, कि कितना उसने सेल किया नहीं किया, तो ये 1 होगा और ये मैनी होगा। और सेल्स पर्सन की कहीं हो सकता है क्या? तो सर सेल्स पर्सन की यहाँ पे आप देखेंगे इस टेबल में नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ नहीं है, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है तो डेफिनेटली सेल्स में होना चाहिए। अब देखो वेयर हाउस की, तो आपको क्या लगता है वेयर हाउस कहाँ पे रहना चाहिए? वेयर हाउस सेल्स में रहना चाहिए, तो सेल्स में नहीं, क्योंकि ये वेयर हाउस का क्या यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है ना। आपको थोड़ा सा लॉजिकली धीरे धीरे समझ, जब बिजनेस समझ जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये इन्वेंट्री, वेयर हाउस कहाँ पे होता है? इन्वेंट्री में होता है। इन्वेंट्री तो वेयर हाउस में ही करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 साइड और ये मैनी साइड, तो यहाँ से इन्वेंट्री लेंगे हम लोग, करेक्ट, ठीक है। प्लांट की, प्लांट की का क्या है रोल? तो प्लांट की का आप देखोगे सर कि हमारे पास कौन से प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कौन से प्लांट में, तो यहाँ पे आपको प्लांट की दिखेगा और यहाँ से ये इसके साथ रिलेशन बनेगा, ये 1 होगा और ये मैनी होगा। अब ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट की हमारा होगा शिपमेंट में हो सकता है या फैक्ट में रिटर्न्स में हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट की बेसिकली शिपमेंट में है, तो शिपमेंट का डिटेल्स ट्रैक करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टर वाइज देखना होगा, तो यहाँ पे 1 to मैनी, ठीक है। इस तरीके से हम सारा मैपिंग करते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे, आप बोलोगे कि इसमें ना एक दो चीज़ मुझे बताओ, ये तो सारा हमने किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अभी हमने बेसिक आपको दिखाया आपको, देखो ईयर और इसमें फोरकास्ट का कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट की वाले प्रोडक्ट की से आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट की आ जाएगा। इस तरीके से हम मैपिंग करेंगे। अभी हम आपके सामने धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे और बाकी जब क्या होगा ना, जब हम ये KPIs आएंगे ना, जब हमें 2 टेबल का काम पड़ेगा तो उसमें अगर रिलेशन नहीं हुआ तो वो नंबर ऐसे भी नहीं आएगा, गलत दिखाएगा, तो उस टाइम वापस से हम रीचेक करेंगे अपने मॉडल को उस नंबर को लाने के लिए। अभी आप स्टार्टिंग में काम करने के लिए सिर्फ इनवॉइस फैक्ट सेल्स को डेट से भी ऐड करके काम करना चाहेंगे तो कुछ रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे। कौन से रिजल्ट्स आएंगे? जो सेल्स से रिलेटेड है, जैसे टोटल सेल्स निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस मार्जिन निकालना है, तो फिर आप वो इन दोनों के रिलेशन से ही निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको बजट से कंपेयर करना है तब आपको बजट को भी रिलेशन में लाना पड़ेगा। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो आइए हम इसे कैसे 1 by 1 करने वाले हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो इतना समझ में आ गया ना? पहले हमने क्या किया, दोनों टेबल जो भी था वो सारे टेबल्स उनके कॉलम्स नेम यहाँ पे लाए और उसके साथ हमने देखा किसके साथ क्या रिलेशन है। एक बेसिक फेयर आइडिया हमारे पास हो गया, हम बार बार इसको रेफर कर रहे होंगे, ये हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए? अब हमारा काम होना चाहिए कि हम पहले चलते हैं पावर BI पे, पहले हम ओपन कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हम डेटा सोर्स SQL से भी लेंगे, एक्सेल से भी लेंगे और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं ये सब लेंगे। देखिए डेटा के बारे में पता तो है उसके अंदर क्या है, बट एग्जैक्टली क्वालिटी के बारे में मुझे पता नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया नहीं है, तो सब आपके सामने करने वाले हैं, गलत या सही। तो ये बहुत ही अच्छा लर्निंग है। और गर्मी बहुत है, फ़ैन और AC चला नहीं सकते हैं क्योंकि वॉइस का इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैनेज करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरफेस। तो अब आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें डेटा इंपोर्ट करना चाहिए। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए क्या तरीका है? हमारे पास ये SQL सर्वर है, SQL सर्वर में हमारे पास ये आप देख रहे हैं TBM, हमारे पास डेटाबेस के साथ बहुत सारे हमारे फैक्ट टेबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं कनेक्शन के ऊपर जाएंगे और ये डेटाबेस इंजन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे आपको सर्वर का नेम मिल जाएगा और इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे पावर BI में, और पावर BI में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास SQL सर्वर का ऑप्शन आ रहा है और एक हमारे पास SQL सर्वर का ये वाला ऑप्शन आ रहा है और हमारे पास एक गेट डेटा के अंदर भी SQL का ऑप्शन है, क्योंकि बहुत फेमस डेटाबेस है, बहुत जगह यूजेस होते हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने दे रखा है। तो हम कहीं से भी तीनों जगह का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली इंटरफेस का यूज़ कर रहा हूँ, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम SQL सर्वर। सर्वर पूछ रहा है, सर्वर का हम नाम देंगे जो अभी हमने कॉपी किया। कहाँ से कॉपी किया? यहाँ से किया, इसके कनेक्ट के अंदर जाके और यहाँ पे हमने इंजन से कर लिया। ये हम आगे पावर BI में, डेटाबेस का नाम ऑप्शनल है जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, डेटा कनेक्टिविटी मोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पावर BI लर्नर है आप सब जानते होंगे। इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट क्वेरी करेंगे तो सिर्फ हमारे पास मेटा डेटा आएगा और इंपोर्ट मोड करेंगे तो सारा का सारा डेटा हमारे पावर BI में ही सेव होगा, जो कि ज़्यादा फास्ट होता है। और दूसरी बात, आप याद होगा हमने इसमें देखा था कि उन्होंने बोला था कि सारा का सारा टाइम इंटेलिजेंस जो भी है ना वो सारा सपोर्ट करना चाहिए डेक्स में। उन्होंने बोला था ना ये द डायमेंशन शुड सपोर्ट टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन। तो आपको याद होगा, पता होगा कि डायरेक्ट क्वेरी में बहुत सारे डेक्स काम नहीं आते हैं, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट मोड में ही लाना है। इंपोर्ट मोड लेने का और बहुत सारा तरीका होता है कि डेटा का साइज़ कम है तो वहाँ लेंगे। डायरेक्ट क्वेरी बहुत ह्यूज डेटा है तो ही हम डायरेक्ट क्वेरी में जाते हैं। तो अभी हम इंपोर्ट मोड में जाएंगे और करेंगे ओके।
ओके करने के बाद आपके पास एक विंडो है, वो आएगा SQL सर्वर का, जहाँ पे आपको दिखा रहा है ये TBM मतलब डेटाबेस का नाम। अगर मेरे पास कोई और भी डेटाबेस होता उसका भी नाम दिखाता, तो अभी हम TBM के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है, अब इसके अंदर जो भी टेबल्स है ना वो सारे मुझे दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्लिक करेंगे। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नहीं लेना, इसे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री लेना है, प्रोडक्शन, रिटर्न और सेल्स एंड SOP। ये TBM और ये इंक्रीमेंटल, ये दो छोड़ देना क्योंकि पहले वाला है। आपके केस में ये दोनों नहीं दिखाया। अब आप बताओ कि क्या लोड और ट्रांसफॉर्म करना है, तो बोलोगे सर ट्रांसफॉर्म करना है, बिल्कुल सही आंसर है, तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो इंटरव्यू में आपको हेल्प कर सकता है, कि ये जो हमने डायरेक्टली अभी लिया टेबल, ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में हम डेटा को डायरेक्टली रीड नहीं करते, उसके लिए हम व्यूज़ बनाते हैं। जो आपने सुना होगा, व्यूज़ एक ऑब्जेक्ट होता है SQL में, हम सिखाएंगे आगे आने वाले टाइम में। हम व्यूज़ से पहले डेटा को कनेक्ट करते हैं अपने डेव इन्वायरमेंट में, और उसके बाद जब काम हो जाता है हमारा, उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी सब कुछ साथ में है, स्टैटिक डेटा। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शनल डेटा आज अपडेट होने वाला है, कल अपडेट होने वाला है, तो हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का क्लैरिटी होना चाहिए। आ जाइए, हम पावर BI में आ गए। पावर BI में हम आ गए, अभी कहाँ पे आ गए, पावर क्वेरी में। अब आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, मैं सब बिलीव करता हूँ। अगर नहीं बैठे हैं तो कुछ सेकंड पॉज कर दीजिए और लेके आइए। क्यों? क्योंकि हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। जो चीज़ अगर आप देखेंगे देखते देखते तो याद रहेगा, फिर बाकी भूल जाएंगे। अगर आपने पेन डायरी यूज़ करा तो बाद में अगर उसे रेफर करेंगे तो याद रहेगा। सबसे पहली बात, हमारे पास ये जो क्वेरीज हैं, 5 क्वेरीज का मतलब क्या है, ये सारे हमारे टेबल्स हैं। कहाँ से लिए हैं हमने? सारे SQL डेटाबेस से लिए हैं, करेक्ट। तो आप ये राइट साइड में देखेंगे अप्लाइड स्टेप्स में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। जब आप नेविगेशन के गियर आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे दिख जाएंगे, ठीक है। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये व्यू नेटिव, ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना, व्यू नेटिव क्वेरी, इसे बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू नेटिव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अभी दिख रहा है ये ऑप्शन। तो आपको ये देखिए SQL क्वेरी का कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसे ही हम बोलते हैं क्वेरी फोल्डिंग। आप लिख लीजिए, क्वेरी फोल्डिंग किसे कहते हैं? क्वेरी फोल्डिंग वो चीज़ है जो कि क्वेरी लिख के वापस फोल्ड हो जाता है, मतलब SQL डेटाबेस में ये क्वेरी लिखा होगा तब ये जाके डेटा इंपोर्ट हुआ, तो इसके ऊपर लोड नहीं पड़ा। और ये हम चेक कैसे करते हैं, ये हम करते हैं राइट क्लिक करके स्टेप्स पे, और ये थर्ड ऑप्शन व्यू नेटिव क्वेरी, अगर ये इनेबल्ड है, मतलब आप देख पा रहे हैं, तो मतलब क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्वेरी फोल्डिंग वो स्टेप नहीं फॉलो कर रहा है। तो क्वेरी फोल्डिंग होने का फ़ायदा क्या है, तो आप लिख लीजिएगा, ये इंक्रीमेंटल रिफ्रेश जब हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इनकी, हमारा डेटा फोल्डेबल होना चाहिए, करेक्ट। इसे हम बोलते हैं डेटा फोल्डेबल होना चाहिए, क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या सर ये हर जगह फॉलो करता है? तो बिल्कुल नहीं, ये फ्लैट फाइल्स पे बिल्कुल काम नहीं करता। जैसे हम एक्सेल या CSV और कोई फ्लैट फाइल्स हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ डेटाबेस पे ही काम करता है। वो हम आगे देखेंगे भी, क्योंकि हमने ये टेबल्स डेटाबेस से लिए हैं, इसलिए ये क्वेरी फोल्डिंग आपको दिखा रहा है। हाँ, और ये भी जरूरी है कि ये जो सारे स्टेप्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो सारे स्टेप्स क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम SNOP में देख लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में देख लीजिएगा, पूछेगा। अभी आपको जो ये दिखा रहा है ना टेबल, तो पहले क्या कर लीजिएगा, ये जो व्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ऊपर में टॉप पे, इस व्यू के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आप कॉलम डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोफाइल, सो वाइट स्पेस और कॉलम क्वालिटी, इतना सारा आप चेक कर लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर डेटा प्रोफाइलिंग। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डेटा प्रोफाइलिंग, तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे कॉलम के क्वालिटीज़ के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स देखना है, ये देखने के लिए हम डेटा प्रोफाइलिंग का काम करते हैं। ओके, तो वेरी गुड। तो आपको क्या दिख रहा है सर? अगर मैं इनवॉइस टोटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि टोटल 1000, मतलब नंबर ऑफ रोज हैं, एरर 0 है, एम्प्टी 0 है, डिस्टिंक्ट 1000 है, और इन यूनिक 1 है, ठीक है, ये सारे हैं। तो 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके ये चीज़ें हैं। अभी एवरेज वगैरह इस तरीके से डेट की पर जाएंगे तो उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है। आप नोटिस करेंगे कि सबका काउंट 1000 दिखा रहा है ना, सबका काउंट 1000 दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास तो डेटा 1000 ज़्यादा है। कैसे आप बोल सकते हो सर, यहाँ तो 1000 दिखा रहा है सेल्स का,
तो आइए एक बार हम लोग वापस यहाँ पे चलते हैं और हम बोलते हैं कि मुझे बताओ SELECT सेलेक्ट क्या बोलना है, स्टार फ्रॉम, हमें क्या है, सेल्स SNOP, यही है ना। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास सेल्स का डेटा आना चाहिए। और आपको पता है कि इसका रो काउंट करना है तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, स्टार के पीछे काउंट लगा देंगे। ये तो बहुत इजी है सर और मज़ा भी आ रहा है। एक्चुअली ऐसे ही काम होता है, हम कभी सिक्वल पे काम करते हैं, कभी पावर BI पे काम करते हैं साथ साथ। तो इसे हम अगर रन करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 12,000 रोज, लेकिन सर यहाँ पे तो आपको सिर्फ 1,000 दिखा रहे हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अगर देखना है डेटा आपको तो उसके लिए नीचे में बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन 1,000 रोज, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे का ऑप्शन दिखाएगा कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होके अब देखिए आपको इनवॉइस नंबर कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको 12,000 रोज दिखा रहे हैं। तो ये एक्चुअल प्रोफाइलिंग है, ये सही डेटा क्वालिटी बता रहा है, आपको सब कुछ बता रहा है। करेक्ट, इतना क्लियर आ गया, समझ में आ गया। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है आपसे भी पूछा जाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ओके सर, इतना 2 चीज़ें 3 चीज़ें तो समझ में आ गया, इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर हो गया। अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं इसे हटाता हूँ, इसलिए हटाता हूँ कि ये बार बार आ रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में, इसलिए हटा रहा हूँ। बाकी आप जब काम कर रहे होंगे तो आपका सिस्टम बहुत फास्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, कन्फिग्रेशंस, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मैं कॉलम प्रोफाइलिंग के लिए नहीं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसी तरीके से प्रोडक्शंस में भी जाएंगे हम लोग, इन्वेंट्री में भी जाएंगे और सब देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने ये सारे टेबल्स ले लिए, ये हमारे फैक्ट टेबल्स हैं। ओके, अब हम ले आते हैं अपना डायमेंशन टेबल। तो डायमेंशन टेबल कहाँ पे हमारा, पहले हम इसे डिलीट करते हैं, ये एक्सेल फाइल है, ठीक है, डिलीट करते हैं और इसे हम करते हैं क्लोज, डोंट सेव। डोंट सेव के बाद हम आते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सेल वर्कबुक करेंगे। एक्सेल वर्कबुक करने के बाद द BI मेन डेटा से अपडेटेड 25-26 इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वही इंटरफेस दिखाएगा, पावर वाला, क्वेरी वाला, जो आपको चूज मतलब करना चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए कस्टमर चाहिए, डीम डेट, प्लांट, प्रोडक्ट, रीजन, डीम सेल्स पर्सन, डीम ट्रांसपोर्ट, डीम वेयर हाउस, ये सारे टेबल्स चाहिए हमें। बाकी ये फैक्ट टेबल तो हमने ले रखे हुए हैं, कहाँ से ले रखे हुए हैं, ये ले रखे हुए हैं डेटाबेस से, और ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप भी इसे अलग फाइल बना के CSV में इन सारे फैक्ट टेबल्स को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने डेटाबेस में। ठीक है, इसे हम करते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये पावर क्वेरी में ये सारे आ जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे आपके पास डायमेंशंस टेबल्स आ गए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ, आप क्या करिएगा, जब बहुत सारे टेबल्स हो जाते हैं ना तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फोल्डर में ले आइएगा। इसको फोल्डर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मूव टू ग्रुप, आप एक ग्रुप करेंगे तो इसे न्यू ग्रुप कर लीजिए। न्यू ग्रुप बना के लिख दीजिए डिम टेबल्स, एग्जाम्पल के तौर पे इसे मैं करता हूँ ओके। आप देखेंगे कि ये डिम टेबल्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसे सारे डिम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, मूव टू डिम टेबल्स। ये हो गए, अब हमारे पास डिम टेबल्स हो गए और ये हो गए फैक्ट टेबल्स। ठीक है, और कुछ हम क्वेरीज होंगे, इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा ये क्वेरीज, ये बहुत सही तरीका है। तब हम डिम टेबल पे आते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। तो डेटा की है हमारे पास और ये डेट दे रखा हुआ है। तो देखिए डिम डेट मीन्स कि डायमेंशन का मीन डेट का मास्टर टेबल है, तो इसे हम जस्ट इंपोर्ट करें हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसे हम इग्नोर करके या डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। प्लांट में आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की है, तो हम पहले डेटा टाइप चेक कर लेते हैं और ये प्लांट नेम है, लोकेशन से आप देखेंगे यहाँ पे ना हमने अभी कुछ स्टेप्स नहीं किया है, तो ये 4 स्टेप्स बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रमोटेड हेडर्स के बाद ये चेंज टाइप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप चाहें तो इसे क्लोज करें और आप अपनी मर्जी से चाहें तो ये इसका बदल सकते हैं डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ भी डेटा टाइप हम प्लांट नेम में क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, और कोलकाता में भी टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कई बार जहाँ पे डेट्स रहते हैं हमारे कॉलम में, तो ये चेंज टाइप मैनुअली ज़्यादा बेटर होता है, ना कि बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये बात तब समझ में आएगी, अभी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लग रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा। अच्छा, मैंने बताया था क्वेरी फोल्डिंग, ये सारे तो एक्सेल है हमारे, मीन्स फ्लैट फाइल्स है। तो क्या करते हैं, नेविगेशंस पे हमने देखा था, वहाँ पे
कि ये वाले जैसे सपोज डीम कस्टमर रह गया, इसे हम पहले मूव कर लेते हैं। सॉरी, ये डुप्लीकेट हो गया तो इसे हम डिलीट करते हैं वेयर हाउस को, और डिम कस्टमर रह गया तो इसे हम मूव करते हैं, मूव टू द ग्रुप डिम टेबल्स। हाँ, तो SNOP में जैसे नेविगेशंस में आपने राइट क्लिक किया था तो व्यू नेटिव क्वेरी दिख रहा था, इसका मतलब कि ये क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से हम डिम कस्टमर में जाते हैं, यहाँ भी ये नेविगेशन स्टेप दिख रहा है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये अभी आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो ग्रे आउट है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि एक्सेल या फ्लैट फाइल्स कभी क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो हम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश भी नहीं कर सकते हैं, है ना, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर ऐसे ही घुमाने के लिए पूछ देंगे आपसे, ये समझने के लिए कि आपको पता है या नहीं, आपसे पूछेंगे कि हमने डेटा सोर्स हमारा एक्सेल का है और हमने बहुत ह्यूज डेटा लिया है, लेकिन वो रिफ्रेश होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? उनको पता है कि अगर ये थेरेटिकल आंसर देगा तो ये बोल देगा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, जैसे आप बोलेंगे तो पकड़ लेगा ये, तो आपने एक्सेल, हमने डेटा सोर्स बोला था, वो तो सपोर्ट करता नहीं है क्वेरी फोल्डिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो डिम टेबल में हमने देख लिया, सॉरी हाँ, चेंज टाइप में आ गए, तो अभी हम चेंज टाइप रहने देते हैं, जो है सही है, एज इट इज़ है। तो कस्टमर नेम और नेम सिटीज़ वगैरह कहीं कहीं हमने कस्टमर 1 2 3 ऐसा इसलिए करा है क्योंकि एक बार हमने ट्राई किया था लॉन्ग वीडियो बनाने का, कुछ नाम लिया था तो उसने मुझे बैन कर दिया, यूट्यूब ने आगे बढ़ाने नहीं दिया, तो इसलिए हमने इसे सेफ साइड के लिए कस्टमर 1 2 3, ब्रांड 1 2 3 ऐसे करके, सेल्स पर्सन 1 2 3 करके रखा हुआ है। एनीवे, ये चीज़ हो गया। तो अभी इसमें कुछ हमें खास करना नहीं है, ये हमारा क्लीन है, डिम टेबल में भी ठीक है। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, प्रोडक्ट भी हमारा सब ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा यूनिट प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, आप याद रखिएगा। SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट बोलते हैं इसे। सब कैटेगरीज दे रखे हैं, ब्रांड्स वगैरह दे रखे हुए हैं, ब्रांड 1 2 3, प्रोडक्ट स्कीम में 1 2 3 दे रखे हुए हैं। आप एक बार जस्ट ओवरव्यू करिएगा इसे। रीजन टेबल पे हम देखते हैं, हमारे पास 4 रीजन्स के दे रखे हुए हैं, सेल्स पर्सन के नाम दे रखे हुए हैं, एक्सपीरियंस दे रखे हुए हैं, और ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टर का नाम दिया है, टाइप दिया है, वेंडर जो भी है जिस टाइप का, डिम का, वेयर हाउस का, ये ठीक दिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे पहले बजट पे। तो बजट पे आपको दिख रहा है कि ईयर और मंथ, और यहाँ पे आप आइए, जब हम कर रहे थे तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बजट टेबल है ईयर और मंथ है, और हमें इसको डेट से करना है। डेट मीन्स पूरा डेट चाहिए, बट ये तो ईयर मंथ है, तो इसे हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो अब हम आइए, यहाँ पे दे रखा है मंथ और ईयर, तो ये तो देखेंगे आप, ईयर है, नंबर में ऑटोमेटिकली ले लिया, मंथ नंबर, बट तो ये डेट फॉर्मेट नहीं है, और हमें कनेक्शन बनाने के लिए डेटा टाइप सेम रखना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कॉलम पे जाएंगे, ऐड कॉलम के लिए कस्टम में जाएंगे, कस्टम के बाद यहाँ एक फंक्शन लिखेंगे डेट, और डेट के बाद हम एक ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, सॉरी हाँ, ब्रैकेट के बाद हम ईयर लेंगे, और यहाँ पे मंथ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। हमने क्या किया है? हमने ईयर ले लिया, मंथ ले लिया, और डेट 1 ले लिया। आप बोलोगे सर 1 क्यों लिया? आप 30 भी ले सकते हो, बिल्कुल सही। मंथ 1 लिया तो मतलब कि हर महीने का फर्स्ट डेट वो आ जाएगा। अगर हम 30 लेंगे तो हो सकता है फरवरी का मंथ हो सकता है, नहीं एग्जैक्टली ये होगा ही कि फरवरी तो 28 29 होता है, तो वो तो छूट जाएगा, तो इसलिए सेफ साइड में हमने 1 लिया है। आप समझ पा रहे होंगे, और इसे हम क्लिक करेंगे, या कस्टम नेम की जगह पे आप डेट की लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे हम करेंगे ओके। डेट एक्सेल रिकग्नाइज, मेक श्योर, देख लेता हूँ कुछ हमने गलत किया है। डेट, ईयर, मंथ, नंबर 1, डेट की, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा है तो आप मुझे बताइएगा हमने क्या गलती की है। मुझे तो सब सही दिख रहा है। कॉलम प्रोफाइल, expressions date wasn't recognized, make sure it is spelled correctly। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं मंथ नंबर लूँ और ईयर लूँ, शायद ये नहीं, मैं देख लेता हूँ। देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि हमने भी किया नहीं है, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ऐसा कई बार होता है कि हमें हिट एंड ट्रायल या देखना पड़ता है, हम कई बार कुछ गलती करते हैं, फिर वहाँ से सीखते भी हैं। तो ये फंक्शन तो मुझे लगता है ऐसे ही काम करना चाहिए। 1 लिया हमने, ये 1 नहीं करेगा, ओके, जस्ट वेट, मैं ले रहा हूँ मंथ, नंबर और
ईयर ले लिया और ये 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, इसे मैं कर रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ, हाँ नहीं हो रहा है, मीन्स कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। क्या गलत कर रहा हूँ, इसे मंथ और ईयर मैं तो सही कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं देख लेता हूँ। अभी हम फोरकास्ट में आते हैं। फोरकास्ट में भी सेम है, ईयर और मंथ। लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं चेक करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा, होना तो नहीं चाहिए। मैं इसे पहले एक बार होल नंबर करता हूँ और इसे भी होल नंबर करता हूँ, सॉरी इसे होल नंबर करता हूँ, ठीक है। अभी एक बार फिर से वापस करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कस्टम में ईयर और यहाँ पे ले रहा हूँ डेट, डेट के बाद ले रहा हूँ मैं ईयर, और यहाँ पे ले रहा हूँ मंथ नंबर, और यहाँ पे 1 और इसे कर रहा हूँ, और एक कॉलम ले रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम, डेट वाज ओ सॉरी आई थिंक मैं यहाँ पे ये मिस कर रहा हूँ, डेट यहाँ पे हैज़ मिस कर रहा हूँ, ठीक है, अब आ जाएगा। हाँ मुझे समझ में आ रहा था। मैं कुछ देखो कई बार होता है ना, वो चीज़ आप कर रहे होते हो, आप थोड़ा सा स्किप कर लेना अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा। बाकी हालांकि है तो ये लर्निंग, कभी कभी छूट जाता है, फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है। इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक ऐड कॉलम कस्टम में जाएंगे। कस्टम के बाद यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, डेट के बाद ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे देंगे आप ईयर, और फिर आप देंगे मंथ नंबर, और फिर देंगे 1, और इसे करेंगे क्लोज, और यहाँ पीछे एज लगाएंगे। ये सिंटैक्स का बहुत इशू रहता है पावर क्वेरी में, एम लैंग्वेज में, और इसे ओके करेंगे। तो ये कस्टम्स हो गए। आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी नाम बदल सकते हैं कि स्टेप्स आपका ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे आप डेट की लिख लेंगे, क्योंकि हमें इसे ऐड करना है, इसे हमने डेट की लिख दिया, ये हो गया। अब इसे आप बदल के देखिए, इसे चेंज करिए डेट डेटा टाइप में, तो ये डेट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से फोरकास्ट में हमने एक स्टेप कम लिखना है, और यहाँ पे ये लिखे क्या पे डेट की, ठीक है, डेट की ऐसा लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाऊँगा और हमें समझने में आसानी होगी। इसे हम चेंज करेंगे डेटा टाइप में। अच्छा, इसके ऊपर अभी हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे एडेड कस्टम जो है ना, ये व्यू नेटिव में नहीं होता, क्योंकि हमने कस्टम क्रिएट किया है पावर क्वेरी के अंदर, तो ये नेटिव क्वेरी में नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए फिर से हो गया आपके लिए, तो याद करिएगा, ठीक है। बाकी जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं, अपेंड वगैरह सारे सपोर्ट करते हैं नेटिव क्वेरी। तो ये 2 हो गया, ये ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ फोरकास्ट क्वांटिटी रीजन प्रोडक्ट की को हम फिर होल नंबर करेंगे। ये डेटा टाइप बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये गलत हो जाने से कई बार नहीं होता है। हालांकि आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर कभी गलती होगा बैक टेस्ट करेंगे हम उसे, है ना। हमें जल्दी इन सेंस की थोड़ा सा कम आवर में ये कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, तो हो सकता है मेरे से वो स्किप हो जाए, गलती हो जाए, फिर मैं वापस आऊँगा। इन्वेंट्री हम चेक करते हैं। इन्वेंट्री में हमारे पास ऑलरेडी डेट की दे रखा हुआ है, प्रोडक्ट की में हम इसे होल नंबर करते हैं, ओके, ये भी होल करते हैं। ओपनिंग स्टॉक पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, क्वांटिटी इशूड क्वांटिटी, ठीक है, ये सही है। प्रोडक्शंस में देखते हैं। प्रोडक्शंस में हमारा प्लांट की होगा सेम होल नंबर, प्रोडक्ट की होगा होल नंबर, प्लांट क्वांटिटी, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी, डाउन टाइम आवर्स, रिजेक्टेड क्वांटिटी, ये सब सारे ठीक है। सेल्स में आते हैं तो जो कीज़ हैं जितने भी, इनवॉइस नंबर होल नंबर में करते हैं, ये तो पॉइंट में होगा नहीं, तो इसको हम करेंगे होल नंबर में। प्रोडक्ट की में भी हम करेंगे होल नंबर, कस्टमर की में भी हम होल नंबर। ये 1 बाय कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, कि मैं भी फर्स्ट टाइम इसके अंदर कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे तो ऐसे ही करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। सेल्स की पर्सन भी मैं करूँगा होल नंबर, या आप सारे साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, कॉस्ट और डिस्काउंट परसेंटेज, ओके। तो ये हमारा बेसिक सा हो गया। आप चाहें तो यहाँ से आप डेट की पे, आई मीन जो डेट की है आपका सेल्स पे, चाहे तो ऐड कॉलम में जाके यहाँ पे डेट पे जाएंगे और यहाँ पे ईयर भी निकाल सकते हैं, तो ये ईयर निकल गया आपके लिए। फिर से आप इस डेट की पे जाएंगे, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ डालना है सीखने के लिए, समझने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हालांकि जितना कम कॉलम रखेंगे अननेसेसरली यूज्ड, वो ज़्यादा बेटर होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा। और नेम ऑफ द मंथ, ये जस्ट मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ कि जब आप क्रिएट कर रहे होंगे
डेट कॉलम में या कहीं भी, तो इसे यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इतना ठीक है अभी तक के लिए, क्लीन ही है डेटा। मेनली तो हमारा काम था कि हम डेटा सोर्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं सीक्वल से और एक्सेल से, वो दिखाना इंपॉर्टेंट था। पावर क्वेरी का क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, इसमें अगर कुछ और लगेगा हमें तो हम उसको भी ज़रूर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेट की में कन्वर्ट कर लिया फोरकास्ट को, फोरकास्ट में भी हो गया, इन्वेंट्री भी हो गया और प्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। और ये तो हम फिर आएंगे बीआरडी में। तो बीआरडी में हम देखेंगे कि क्या हमने सारा इंपोर्ट कर लिया। तो हाँ, सेल्स बजट भी ले लिया, फोरकास्ट भी ले लिया, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, रिटर्न्स, डिम डेट टेबल, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, और साथ में आप एक डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रहेगा। तो ये काम, हमारा काम इतना तक तो हो गया, इतना तक हो गया। एक टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। डोंट वरी, अभी बहुत सारे कुछ करने हैं, आप घबराइएगा मत। आपको लगेगा कि पावर क्वेरी बस इतना ही करना था, जी नहीं, बिल्कुल इतना नहीं करना था। आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा हमें, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम करेंगे। सीक्वल से फ़ायदा क्या होता है, सीक्वल में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो हम उस बेस लेवल पे ही कर लेते हैं, जो व्यूज़ में सेव कर लेते हैं, जो कि हमारे पावर बीआई पे लोड कम पड़े। जनरली जब हम एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करते हैं तो हमारा क्लीनिंग ज़्यादा रहता है पावर क्वेरी में। बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जब आप रियल टाइम में काम करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तब आप मेरी बात को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सीक्वल ज़्यादा एफिशिएंट है पावर क्लीनिंग के लिए और सोर्स लेवल पे ज़्यादा सही है। पावर बीआई भी अच्छा है, पावर क्वेरी, बट ये फ्लैट फाइल्स के लिए ज़्यादा बेटर है क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप शायद इसे महसूस भी करेंगे आने वाले टाइम में। तो इसे हम कर रहे हैं लोड, आप देख रहे हैं लोड होने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है, तो लेने दीजिए। मैं एडिटिंग थोड़ा बहुत करूँगा तो इसे स्किप कर दूंगा, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सारे हमारे पास लोड हो गए टेबल्स, आपको दिख रहे होंगे। कहाँ दिख रहे होंगे टेबल्स? देखने के लिए आप ये टेबल व्यू में जाएंगे या तो डेटा में दिख रहा होगा। अभी मैंने बताया था ना आपको, जब हम इंपोर्ट कर रहे थे डेटाबेस से तो हमारे पास एक ऑप्शन आया था इंपोर्ट मोड का। इंपोर्ट मोड क्या, इसलिए हमारे पास जो भी आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, आपको SNOP जिसके पीछे लगा हुआ है सारे फैक्ट टेबल्स हैं वो दिख रहे हैं। अगर हमने डायरेक्ट क्वेरी करा होता, नाम तो दिख रहा होता, लेकिन आप जैसे ही टेबल व्यू रहता ही नहीं, दिखता ही नहीं आपको वहाँ पे, उसके अंदर का डेटा भी नहीं दिखता। अभी आप जिस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे उसका डेटा दिखेगा, है ना। ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमने एक चीज़ क्या किया, डेट की वाला तो सर डिलीट कर दिया। तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे डेट के साथ? कोई बात नहीं, अभी हम आपको सिखाना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसे डिलीट कर दिया। आप कभी जब आप प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे होंगे ना, तो आपके पास एक फॉर्मेट होता है, आप उसे सेव कर लेंगे। एक लंबा सा कोड जनरली वो होता है कि आप ऐड कॉलम्स करके जो भी आपको चाहिए कॉलम्स वो लिख के बार बार उसको रीयूजेबल बना लेते हैं, बार बार उसे रीयूज़ करने के लिए। लेकिन हम आपको फ्रेश से बना के दिखाएंगे बहुत सिंपलिस्टिक वे में, जो पहली बार भी कर रहे होंगे सिंपल वे में बना लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा डेक्स नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो हम आते हैं, हमारे पास सारा तो इंपोर्ट कर लिया, डायमेंशन टेबल नहीं कर लिया डेट का। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सबके अंदर तो डेट है, जो पहली बार सीख रहे होंगे, तो डेट टेबल हम बनाते ही क्यों हैं? तो ये भी एक डायरी में लिख लीजिएगा। डेट टेबल हम इसलिए बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको बजट सेल्स में ले चलता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डेट की में जाएंगे तो हो सकता है कि 1 2 3 ऐसे दिखा रहा है आपको बहुत सारे क्या होगा सेल्स में। मान लीजिए आप ऐसे लॉजिकली सोचिए, कोई प्रोडक्ट 1 तारीख को सेल्स हुआ होगा, 2 तारीख को नहीं हुआ होगा, 5 को भी नहीं होगा, सिर्फ वापस 10 तारीख को हुआ। इस तरीके से डेट की कंटिन्यूटी हर एक फैक्ट टेबल में सेम नहीं हो सकती है, राइट। तो डेट की कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमको चाहिए 1 तारीख से महीने का लास्ट डेट तक, इस तरीके से हर महीने का एक दिन का डेट चाहिए ईयर तक। तो डेट का ग्रैनुलरिटी जो है वो फर्स्ट डे से डे वाइज होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर टाइम इंटेलिजेंस जब हम यूज करते हैं, YTD क्या होता है? ईयर टू डेट। मतलब कि ईयर का स्टार्टिंग 1 जनवरी सपोज 2026 से, उस दिन से लेके आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख को, 23 मई को, उस दिन तक का हमें चाहिए। तो वो फंक्शंस पूरा का पूरा डेट मांगेगा 1 तारीख से आज का 23 तारीख तक। तो इसके लिए हमें डेट कॉलम बहुत ही रिक्वायर्ड रहता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि डेट टेबल में हम डेट कैसे लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम बताते हैं क्या करेंगे। हम होम टेबल पे आएंगे, होम टेबल पे न्यू टेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नाम लिखेंगे मास्टर डेट, आपकी मर्जी आप जो लिखें। मुझे मास्टर डेट पसंद है तो मैं मास्टर डेट, कोई कैलेंडर डेट, जो भी लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 फंक्शन आते हैं, एक आते हैं कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपसे पहले पूछेगा फिजिकल ईयर एंड मंथ क्या है। तो कहीं जगह जैसे इंडिया में
1 अप्रैल से 31 मार्च है तो आप 3 डालेंगे, अगर जनवरी टू दिसंबर है तो आप 12 करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं छोड़ते हैं तो अगर कैलेंडर ऑटो करते हैं और आप इसे ओके करेंगे तो ये देखेंगे आपका जो डेट है 2025, मतलब जो स्टार्टिंग डेट आपके मॉडल में है और जो एंड डेट है ऑटोमेटिकली आपका वहाँ तक पूरा ले लेगा, आपके कंप्यूटर के हिसाब से, डेट के हिसाब से 31/12/2026 तक का ले लिया। करेक्ट। तो ये एक सिंपलिस्टिक वे है। ये डेट कहाँ से आ रहा है 31 मार्च 2026, तो आप क्या होगा, जब आप बजट में जाएंगे, आई मीन जब आप सेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारे पास सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटे में, सेल्स का डेटा जो है ना 25 और 26 का है ना। और ये जो 26 का है वो अगर आप 26 क्लिक करेंगे, यहाँ पे 26 क्लिक करेंगे तो मंथ देखेंगे तो आपके पास सिर्फ अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का ही डेटा है। लेकिन ये 31/12/2026 का दिखा रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है? ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो बजट है, बजट तो हमने पूरे साल के लिए किया है ना, राइट। देखेंगे 2026 के लिए और मंथ नंबर में जाएंगे तो 1 to 12, तो इसलिए लास्ट डेट इसने 12 तारीख को पकड़ा है। करेक्ट। बट मैं क्या रिकमेंड करूँगा, बेटर होगा कि आप इस तरीके से बनाएं। हम गए मास्टर डेट में, कैलेंडर ऑटो की जगह कैलेंडर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ आपसे पूछेगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइस है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, स्टार्ट डेट मेरा मिनिमम वो रखो जिस दिन से सेल्स हुआ होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मिनिमम सेल्स जो है ना SNOP उसका एक डेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट की ले सकते हैं क्या, डेट की ही तो डेट है उसका, ये हमने ले लिया। अब हम कॉमा देंगे मैक्सिमम जिस दिन का बजट हुआ होगा, है ना। हो सकता है अगर जनवरी टू 2027 हो जाए तो वहाँ तक का तो मैक्स लेंगे और बजट टाइप करेंगे और बजट का जो डेट की है वो हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, इसे हम एक और ब्रैकेट देंगे और इसे हम ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वापस से, अभी आपको चेंज नहीं लग रहा होगा, ये क्या होगा, मिनिमम डेट ले लेगा उस दिन से और जो मैक्सिमम डेट होगा उस ईयर का वहाँ तक का ले लेगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं रीडेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हम चले गए और ये फॉर्मेट ले लेते हैं हम, कौन सा लेंगे जो ज़्यादा बेटर होगा, आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। इसको हम अभी के लिए सिंपल वे में ये रखते हैं 1/1/2025। ठीक है, ठीक है। ए बीच पहला है डेट, बीच में मंथ है और लास्ट में ईयर है। तो हमारे पास सिर्फ डेट है हमें तो चाहिए होता बहुत कुछ। तो अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमें सबसे पहले क्या करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम न्यू कॉलम पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ईयर करेंगे। ठीक है, ईयर इज इक्वल टू क्या करेंगे, ईयर सिंपल फंक्शन है, ईयर टाइप करेंगे, आपसे डेट पूछेगा तो आप मास्टर का डेट देंगे तो यहाँ से ईयर आ जाएगा। देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब आप BRD पढ़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन का ग्रैनुलरिटी समझ में आएगा कि आपको YTD निकालना है, MTD निकालना है, ऑन क्वार्टर निकालना है, ऑन मंथ निकालना है, ऑन डे निकालना है या ऑन वीक डे निकालना है, वीक ऑफ द मंथ। ये सारे आपको पता होगा, पहले से इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बेसिस पे ये ध्यान में रख के आपको इसको बनाना है। बट ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बन जाएगा, हो सकता है जब बाद में आपका रिक्वायरमेंट हो तो वापस आप इस टेबल पे आएंगे और वापस से एक नया क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही यूजुअल है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से हम क्या मंथ बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे MONTH मंथ नंबर। मंथ नंबर का बहुत काम आएगा, मैं आगे बताऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। मंथ जैसे टाइप करेंगे तो एक फंक्शन है इटसेल्फ। तो कौन सा डेट चाहिए इसको, मास्टर का डेट चाहिए। तो हमने मास्टर का डेट डाला और इसे हमने एंटर किया। एंटर किया तो ये मंथ नंबर आ गया हमारे पास 1 to 12। लेकिन हमें सर मंथ का नेम भी चाहिए। ठीक है, वो भी करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे करेंगे। तो मंथ नेम करते हैं। ठीक है, मंथ नेम किया हमने और इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या बोल रहा है कि हमें बताओ कि आपको क्या फॉर्मेट में उसको लाना है। तो हम पहले बोलेंगे आप तो ये मास्टर डेट ले लो। ठीक है, इसका फॉर्मेट आप कर दो, डबल कोट के अंदर 4M लिखो। आप 4M लिखोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा मंथ का नाम बताएगा आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप एक M हटा दो, तो ये सिर्फ शॉर्ट में दिखाएगा आपको, जन, फेब, मार्च। इतना तक क्लियर है। ठीक है, एक और हम कॉलम बना देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, क्वार्टर के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वार्टर नंबर लिखा।
ठीक है। क्वार्टर नंबर के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है क्वार्टर, और इसमें हम मास्टर डेट डालेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा हम डेट ही डालेंगे मास्टर वाला। तो ये आ गया हमारे पास क्वार्टर 1 2 3 4। तो सर एक चीज़ है, मैं जब रिपोर्ट देखता हूँ तो Q1 Q2 Q3 4 लिखा रहता है, क्या हम ऐसा बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। फिर उसके लिए न्यू कॉलम चाहिए और क्वार्टर का नेम करके लिखिए। क्या लिखिए? क्वार्टर नेम। देखिए बहुत सारे फंक्शन हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं सबसे सिंपल जो हो सकता है, जो समझ में आए और आप काम कर पाए, वही फंक्शंस लिख रहा हूँ कि आपको वीडियो भी समझ में आए और आपको इंटरेस्ट बना रहे। तो क्वार्टर नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक इन्वर्टेड कॉमा में हम ऐसे लिखेंगे क्वार्टर या QTR और इसको हाइफन देंगे। हाइफन के बाद हम ये जो क्वार्टर नंबर, हाइफन के बाद हम जो एंड देके इसको याद करेंगे क्वार्टर नंबर, ये करेंगे। ये क्या करेगा, ये लिखा रहेगा और इसके साथ ये वाला क्वार्टर नंबर ऐड कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो ये आपको दिखाने लग जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4। ये है ना शॉर्टेस्ट बेस्ट वे। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं ये निकालने का, आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ स्टेप वही सबसे बेस्ट है, उससे और भी बहुत अच्छे स्टेप्स हो सकते हैं। आपको भी पता होगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं भी आपसे सीखूंगा। तो ये दोनों तरफ चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए हम इतना छोड़ते हैं, जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम आगे बनाएंगे। अब हम आते हैं मॉडलिंग पार्ट में। ये मॉडलिंग पार्ट वही पार्ट है जो हमारे पास ये वाला हमने किया हुआ था। तो ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ द पावर BI। आपका अगर मॉडलिंग सही है तो सब कुछ सही है, नहीं है तो फिर बहुत परेशानी होने वाली। अब आप इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे कितने सारे टेबल्स दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे ना। अच्छा, ये क्या किया ना, इसने अपने अकॉर्डिंग ऑटो डिटेक्ट कर लिया रिलेशनशिप। वो कैसे कर लिया, यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप होता है ना, तो यहाँ पे इसने ऑटो कर लिया। तो आप इसे न्यू रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले सबको डिलीट करते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो खुद से करना है, मुझे सीखना है, समझना है, इसके ऊपर भरोसा नहीं है अभी। ये सेम नाम देखकर कभी भी कर दिया, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले डिलीट करेंगे। ठीक है, सारे डिलीट हो गए। अभी हम अपने PPT में जाएंगे और सारे जिस तरीके से रखे हुए हैं ना ऐसे हम सजाएंगे मॉडल में। तो पहले हमने रखा है फैक्ट सेल्स, फैक्ट बजट, जो भी ऊपर में फैक्ट और नीचे में डायमेंशन। सिंपल सी बात है। तो हम वापस जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन वाले को ऐसे खींच के लाएंगे, डायमेंशन इधर आ जाओ, डायमेंशन ऐसे आ जाओ, और डायमेंशन वाले छोटे को ऐसे नीचे रखो और फैक्ट को ऊपर रखो। फैक्ट इधर आ गया, प्रोडक्शन SNOP, डिम प्लांट, और मास्टर डेट को भी ऐसे रखो। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आने लगा सर, जो हमने PPT में बनाया वैसा सब दिख रहा है। थोड़ा सा और टाइम लेके इसे हम रखते हैं ऐसे, पहले सेल्स को सेल्स रखते हैं, फिर हम रखते हैं बजट, फिर हम सेल्स बजट। अभी हम देखते हैं जैसे जैसे क्या है, सेल्स बजट फोरकास्ट। तो हम रखते हैं वापस, इसको आ जाओ यहाँ पे, इसको नीचे ले आएंगे और फोरकास्ट को यहाँ रखेंगे। फोरकास्ट के बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम यहाँ ले आएंगे। इन्वेंट्री के बाद हमारा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को हम यहाँ ले आएंगे। प्रोडक्शन के बाद फैक्ट शिपमेंट, शिपमेंट का हमने आई थिंक लिया नहीं, शिपमेंट तो हमने आई थिंक लिया ना, शिपमेंट और फैक्ट रिटर्न्स लिया था ना शायद, बाद में हमने उसे इंपोर्ट नहीं किया। एनीवे ये चीज़ आप कर लेंगे, शायद नहीं किया है क्या, शिपमेंट नहीं किया। जो हमने नहीं किया वो आप करेंगे, अगर मुझे लगेगा कैलकुलेशन में तो वापस हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अभी के लिए इसके साथ ही चलेंगे, आपको प्रोसेस तो सेम ही रखना है। ठीक है, तो डिम कस्टमर, डिम टाइम ये यहाँ रखेंगे, और डिम प्रोडक्ट भी रखेंगे यहाँ पे, डिम प्लांट रखेंगे, वेयर हाउस रखेंगे, और ये रखेंगे। और मास्टर टेबल को यहाँ सेंटर में नहीं रख के साइड में रखेंगे। अभी आपको हालांकि स्टार स्कीमा जैसा नहीं दिख रहा होगा लुक वाइज, बट ये है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या है कि डायमेंशंस टू फैक्ट टेबल में हो जाए। फैक्ट जनरली क्या होता है, फैक्ट हमको सेंट्रल में रखता है, लेकिन हमें रीडेबिलिटी के लिए जो हमने प्रेजेंटेशन में बनाया है उसके लिए हमने रखा है कि हमें देखने में समझ में आए। क्योंकि बाद में जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, इसके अंदर और टेबल्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आप रीड कर पाएँ उसके हिसाब से ही आप इसे सजाइएगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ जैसे मैं सजा रहा हूँ वैसा ही आप भी सजाएं, आपको जो सही लगे। तो सबसे पहले मास्टर का डेट से हम सेल्स के कोई भी डेट पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे ढूंढना है, ऐसे हमने रख दिया, लेट से हमने यहाँ रख दिया, सॉरी क्या हो रहा है, डेट की पे ऐसे रखा। ठीक है,
तो आपको ऑटोमेटिकली ये दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वन टू मैनी, वन साइड कौन सा है, मास्टर का साइड है, और मैनी क्या है, सेल्स एंड ऑफिस, मेक द रिलेशनशिप एक्टिव, ये सही है। और इस तरीके से हम यहाँ पे सेव करेंगे, सिंगल है सिंगल करेंगे, तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम सारा रिलेशनशिप बनाएंगे जो हमने यहाँ पे किया है। तो वन बाय वन आप भी बनाएंगे, आप भी समझेंगे। और इसमें एक चीज़ दिखाएंगे, जब आप इन्वेंट्री और शिपमेंट में आएंगे ना, तो उसमें 2 डेट्स होते हैं, ठीक है, डिलीवर डेट, डिस्पैच डेट, शिपमेंट डेट। तब हम ये भी देखेंगे कि 2 डेट के साथ कैसे काम करते हैं। वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज आएगा, यूज रिलेशनशिप, मतलब एक से ज़्यादा रिलेशन हम एक टेबल के साथ, क्या 2 टेबल के साथ जनरली क्या होता है कि एक ही एक्टिव रिलेशन होता है, 2 रिलेशन नहीं बना सकते, बट हम एक डेक्स यूज़ करके दूसरा रिलेशन को भी एक्टिव कर सकते हैं। ये भी इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे और सीखने के लिए बहुत इंक्विजिटिव हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आगे आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से सारे आप डेट जो है यहाँ पे, इसको डेट की से रखिए यहाँ पे, तो इसको हम डेट से डेट में कर दिया, वन टू मैनी, सिंगल, इसे हम ओके करेंगे। इसी डेट से हम फिर फोरकास्ट में भी करेंगे, तो यहाँ पे हम फोरकास्ट में चले जाते हैं, या यहाँ से भी यहाँ ड्रैग कर सकते हैं उल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं, एक्टिव है हमारा, सही बता रहे हैं। और इसे फिर हम डेट की से यहाँ पे डेट पे लाएंगे, और ये ओके। इस तरीके से आप सारा कर लीजिएगा। मैं अभी स्किप कर देता हूँ सारा रिलेशन बना के, या अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं रहने देता हूँ, इसको एडिट नहीं करता हूँ, वन बाय वन मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। तो आप देख लीजिएगा फाइनल कि कैसे डेट में रिलेशन बना। इस डेट को यहाँ से डेट पे लाया, डेट हो गया, ठीक है। अब इतना पे भी हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों बोलो आप, अगर मुझे ये KPI निकालना है, अगर मैं नीचे आता हूँ, अगर बताओ मुझे टोटल सेल्स निकालना है, टोटल सेल्स निकालने के लिए कोई डायमेंशन का ज़रूरत है, नहीं है। आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से वन बाय वन स्टेप जाते हैं। हमें तो सिर्फ चाहिए कि डेट वाइज सेल्स चाहिए होगा, मंथ वाइज सेल्स चाहिए होगा, टोटल सेल्स निकालने के लिए तो कुछ और नहीं बोला हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कोई डायमेंशन ज़रूरत है, नहीं। डायमेंशन का जरूरत कब है, जब हमें बोलेगा कि इस रीजन वाइज प्रॉफिट निकालो, इस सेल्स पर्सन वाइज प्रॉफिट निकालो, इस कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालो, तो हम एक एक रिलेशन बनाएंगे, वरना अभी तो ये बना सकते हैं हम। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, जब आपका KPI आएगा उसके अकॉर्डिंग भी आप उसका रिलेशन बना के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए ले जाता हूँ कैनवस में। ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना जो भी रिपोर्ट बनाने वाले हैं, पेज वन बाय वन। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, EXECUTIV एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड। हालांकि ये डैशबोर्ड है नहीं, बट मैं जस्ट जब वहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एक और पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेल्स डैशबोर्ड, तो यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड मैंने लिख दिया। फिर एक पेज हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बजट वर्सेस एक्चुअल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BUDGET बजट वर्सेस ACT एक्चुअल। 4 पेज हो गए। फोरकास्ट डैशबोर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोरकास्ट डैशबोर्ड, ठीक है, फोरकास्ट डैशबोर्ड लिखेंगे। फिर इन्वेंट्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री डैशबोर्ड। हाँ, उसके बाद ऑपरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे लॉजिस्टिक्स का, अगर हमें चाहिए होगा तो लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड। यहाँ तक हो गए, तो एक बेसिक लेआउट हमें समझ में आ गया, हमें आइडिया लग गया कि हमने क्या किया हमने। सबसे पहले हमने यहाँ से एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया कुछ डेटाबेस से और कुछ एक्सेल से। एक्सेल के बाद पावर क्वेरी में हमने देखा कुछ कॉलम्स वगैरह में जो ट्रांसफॉर्म करने थे, नए कॉलम्स बनाने थे, वो हमने कर लिए। फिर हमने इसे किया यहाँ पे मॉडलिंग। अभी हमने कंप्लीट नहीं किया मॉडलिंग, जस्ट एक बेसिक सा जो हमें ज़रूरत था वो हमने किया, और हम फिर वापस अपने KPI BRD के अकॉर्डिंग जो जो हमें लगेगा वो हमने कर दिया। ठीक है, कर दिया। तो क्या आप सब रेडी हैं पहला एक KPI बनने के लिए? चलिए, आप सबके खुशी के लिए एक KPI मैं करके देखता हूँ
फिर हम लोग देखते हैं रिजल्ट सही आ रहा है नहीं, या मॉडलिंग की ज़रूरत है या नहीं, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे पहले वाला टोटल सेल्स। ये तो सबसे ईजीएस्ट है, सबको मज़ा आता है निकालने में। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विजुलाइजेशन पैन में जाएंगे, एक हम कार्ड ले लेते हैं, ठीक है, ये कार्ड आ गया। आप अगर मैं सेल्स में जाएंगे, ये सेल्स वाला है, सेल्स में आप देखेंगे यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो टोटल सेल्स कैसे निकलता है आप एक बार बताओगे मुझे? टोटल सेल्स अगर हम प्रोडक्शंस में जाते हैं सेल्स में, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है। यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेल्स अमाउंट मैं मानता हूँ कि अभी के लिए ये सेल्स अमाउंट है। तो हम अगर डायरेक्टली सेल्स अमाउंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल सेल्स दिखाने लगेगा, बट ये सही तरीका नहीं है। मैं बोलूँगा क्यों नहीं है, वो हम आगे अभी बढ़ेंगे तो वो सारा डिस्कस करेंगे। इसके लिए सही तरीका क्या है कि हम कुछ मेजर्स बनाएंगे। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको प्रोफेशनली करना है, क्या होता है जनरली हम जैसे अगर सेल्स से रिलेटेड हमें कोई कैलकुलेशन करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे न्यू मेज़र क्रिएट करके यहाँ इसके अंदर बनाने लगते हैं। अब आप सोचो आपके पास इतने सारे फैक्ट टेबल्स हैं, कम से कम 25, 30, 40 तो मेजर्स बनाओगे आप। अगर कभी किसी मेजर्स को कॉल करना या देखना हो 1 महीने बाद, कुछ टाइम बाद, तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या रिकमेंड करूँगा, आप जाइए एंटर डेटा के पास, और एंटर डेटा के पास या तो आप एक सिंगल मेजर टेबल बनाइए, या तो मैं बोलूँगा सेल्स कैलकुलेशंस आप ऐसे करके ये भी कर सकते हैं, फैक्ट टेबल वाइज कर सकते हैं, सेल्स कैलकुलेशंस करके और इसे लोड कर दीजिए। ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और रीडेबल रहेगा आपका। कभी भी आपको डिबग करना हो, देखना हो, तो आप डायरेक्टली उस वहाँ जा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। तो सेल्स कैलकुलेशन का टेबल आ गया हमारे पास, इस पर हम जाएंगे और न्यू मेज़र बनाएंगे। न्यू मेज़र के बनाने के बाद हम पहला KPI काम करेंगे, टोटल सेल्स, ठीक है। नोमेनक्लेचर का बहुत ध्यान रखेंगे जब हम YDD MTD कैलकुलेशन करेंगे टाइम इंटेलिजेंस का, तो आपको वहाँ समझ में आएगा यूज़। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आप कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करोगे या क्या करोगे? बहुत सारे बिगनर्स करते हैं कि कैलकुलेट ऐसे लिखते हैं और फिर सम लिखते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली सम लिखेंगे, सम के बाद सेल्स अमाउंट, सेल्स का SOP है ना, तो यहाँ पे ये वाला सेल्स अमाउंट लिखेंगे और इसे आप करेंगे क्लोज और यहाँ ओके, ठीक है। तो ये वाला जो सेल्स है ये मेज़र बन गया, ठीक है। अब जो ये सेल्स कैलकुलेशन टेबल में आपको एक कॉलम दिखा रहा है एक्स्ट्रा, उसे आप यहाँ से चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, आपका टोटल सेल्स बन गया। अच्छा, क्या ये दोनों सेम है? तो बिल्कुल सेम ही आना चाहिए लॉजिकली, बट ये हम इम्प्लिसिट मेज़र यूज़ नहीं करेंगे, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, कॉलम को कॉल करते हैं, और एक्सप्लिसिट मीन्स हम लोग जो बनाते हैं। अब हम इसी चलिए हम एक कार्ड ले लेते हैं वापस से, और इस कार्ड में हम इस टोटल सेल्स को यहाँ पे लाते हैं। दोनों का रिजल्ट सही है, ये तो रिजल्ट यहाँ पे सही आ रहा है। अब हम बैक टेस्ट करेंगे अपने डेटाबेस में, क्या ये रिजल्ट सही आ रहा है नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अभी आप सीख रहे हैं। मतलब आप एक डेटा एनालिस्ट भी हो और एक टेस्टर भी हो। जो UAT होता है ना, डेवलपमेंट में 3 पार्ट आते हैं, और भी है डेवलपमेंट में। एक डेवलपमेंट इटसेल्फ मीन्स कि आप डेवलप कर रहे हो, दूसरी बात यूज़र टेस्टिंग, आप टेस्टिंग करते हो कि ये नंबर सारे आ रही है, फिर आप फाइनली प्रोडक्शन में लाइव करते हो। तो चलिए मैं एक बार टोटल सेल्स निकालने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं और एक हम न्यू क्वेरी लिखते हैं, और न्यू क्वेरी में लिखते हैं पहले सेलेक्ट, देख लेते हैं इसमें क्या नाम है, स्टार फ्रॉम सेल्स SNOP, यही था ना। तो ये हमने किया, एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे कॉलम दिखा रहा है सेल्स अमाउंट, तो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट सम सेल्स अमाउंट, है ना, AMOUNT अमाउंट, सेल्स AMOUNT अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे लिख लो एज टोटल सेल्स, जो हमारा KPI था, ठीक है। ये हमने किया और इसे किया एग्जीक्यूट। तो ये आ रहा है 35, आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन मेरा बड़ा नहीं हो रहा है यहाँ से, हाँ 35, ये बड़ा दिखा रहा है, ये मिलियंस में नहीं है, इसलिए चलिए इसको मिलियंस में कर लेते हैं तो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये मिलियन में हो जाएगा, राइट। यहाँ पे तो ये 35.96, करेक्ट। इसे हम राउंड भी कर सकते हैं, तो राउंड के लिए क्या फंक्शन लगाएंगे, ROUND, राउंड,
राउंड, और राउंड के बाद यहाँ पे आप 2 करके एक बार दो, क्या हो रहा है, इसके बाद आप चलाओ, एग्जीक्यूट करो, तो ये 35.96 ये आ रहा है ना। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मिलियन लिखा आ रहा है, यहाँ पे मिलियन नहीं लिखा आ रहा है, तो यहाँ भी हम मिलियन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए आप एक ये करो ना, एक फॉर्मेट होता है शायद, फॉर्मेट देखता हूँ फॉर्मेट है या नहीं, एक आई थिंक फॉर्मेट होता है, श्योर नहीं हो रहा हूँ, हो सकता है, देखता हूँ मैं। फॉर्मेट करूँ और इसको मैं अगर N2 करूँ, N2 कहाँ चला गया कर्सर, N2 करूँ, ठीक है, और प्लस M करूँ, फॉर्मेट फंक्शन से नहीं आ रहा क्या, हाँ अभी आना चाहिए, सेल्स अमाउंट, ये देखता हूँ मैं करके, ये आ रहा है नहीं, हाँ तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये 35.96 मिलियन और ये हमारा 35.96 मिलियन पावर बीआई में दोनों सही आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हम बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं। हालांकि ये 1 बाय 1 ऐसे नहीं करते कि हम एक नंबर निकाला और फिर वापस गया देखने के लिए, बट कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि हमारा नंबर सही आ रहा है, नहीं मतलब हमने डेटा इंपोर्ट किया है, सब कुछ सही हुआ है, नहीं कोई कॉलम मिसिंग हो गया, कोई रोज मिसिंग तो नहीं हो गया पावर क्वेरी में, ऐसा कुछ ये चेक करने के लिए बेटर है कि 1-2 नंबर आप बराबर जो नंबर है, जैसे सेल्स नंबर मैच कर गया, बजट का नंबर आप मैच करा लोगे, शिपमेंट का नंबर मैच, ये एक बार ओवरऑल मैच कराने के बाद ना अंदर में जो भी कैलकुलेशन होगा वाईडीडी एमडीडी वो आप एक बार करोगे, उसमें कभी गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है, तो हम बैक टेस्ट करके चेक करेंगे। तो आई होप कि इतना तक आपको क्लियर आ रहा होगा समझ में। तो हम लोगों ने ये वाला फर्स्ट टोटल सेल्स निकाला, अब हम धीरे 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 इसको हम सेकंड पार्ट में सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे और जो रिमेनिंग हमारा डैशबोर्ड आई मीन मॉडलिंग है वो भी कंप्लीट करेंगे, और एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड जो एक्चुअली एंटरप्राइज लेवल पे बनता है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैं सिंगल गो में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत एग्जॉस्टेड हो गया, गर्मी बहुत है, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे वीडियो में बनाऊंगा। अभी आप पार्ट में देखिए, 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, बाद में आप सबका डिमांड, आप सब अगर बोर हो जाएंगे अलग अलग पार्ट में देखने में, तो मैं एक ही में मर्ज कर दूंगा, ट्राई करूंगा। तो चलिए एंजॉय करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी नई लर्निंग क्या थी इसमें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है कि मैं और अपने तरीके से इंप्रूव करूं तो वो भी बताइएगा कि मैं आगे आने वाली वीडियो में इंप्रूव करूंगा। तो चलिए एंजॉय करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।